right? So let us start with the revision of your chapter number 2. So as you can see, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये चैप्टर में काफ़ी सारा अमेंडमेंट भी हुआ है. सो लेट अस सी. फर्स्ट इज बहुत ही सिंपल सा केस. ईआरपी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ ईआरपी. फिर रिपोर्टिंग सिस्टम, एमआईएस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस रिपोर्टिंग, एक्सबीआरएल एंड द रेगुलेटरी कंप्लायंस. सो व्हाट टुडे वी वुड बी कवरिंग इज मोस्टली द पार्ट ऑफ ईआरपी इन दिस. जितना हम लोग आज के लेक्चर में कवर पाएंगे उतना करेंगे, एंड देन द रेस्ट वुड बी फॉलोड इन टू द नेक्स्ट लेक्चर. Yes, anybody more who is joining the class with us so that we can start? Right. So we will start फटाफट से. तो let me open up the notes. ये रहे आपके चैप्टर 2 के नोट्स. तो सबसे पहले व्हाट इज अ सिस्टम का सिंपल सा डेफिनेशन है, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. सी देखिए, हम लोग उन पार्ट पे ज़्यादा देंगे स्ट्रेस जो एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अ प्रोसेस, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 के रिवीजन में कवर किया है. अब ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डेटा. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा. एक होता है मास्टर डेटा और एक होता है नॉन मास्टर डेटा. मास्टर डेटा मतलब वो टाइप का डेटा होता है जो पहले क्रिएट करते हो आप, जो नॉर्मली चेंज नहीं होता है. और नॉन मास्टर डेटा, उसी को हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रांजैक्शन डेटा, राइट. तो मास्टर डेटा वो डेटा है जो आप कोई भी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले आप जिस डेटा को क्रिएशन में लगाते हो, पहले हम उसको बोलेंगे मास्टर डेटा. और उसके बाद में जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है या चेंज होता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मास्टर डेटा. सो बेसिकली मास्टर डेटा होते हैं 4 टाइप के: अकाउंटिंग मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, पेरोल मास्टर डेटा एंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा. अकाउंटिंग मास्टर डेटा मतलब कि आप एग्जांपल ले लो, कि एग्जांपल लेंगे टैली या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. अगर वहाँ पे आपको आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, देन इन दैट केस आपको पहले लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे. अलग अलग लेजर के ग्रुप आपको क्रिएट करने पड़ेंगे. कैपिटल अकाउंट, फिक्स एसेट, अनसिक्योर्ड लोन, डेटर, क्रेडिटर, मिशन एक्सपेंडिचर, करंट एसेट्स एंड सो ऑन. तो ये जो अकाउंटिंग करने से पहले जो तैयारी आप करते हो, दैट वुड बी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग मास्टर डेटा. द नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मास्टर डेटा. ऑल थिंग्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इन्वेंट्री, मतलब आपके स्टॉक ग्रुप, स्टॉक का नेम, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ मास्टर डेटा. हाँ, उसमें अमाउंट वगैरह, क्वांटिटी वगैरह ये बाद में चेंज होगी, बट उसका जो बेसिक नेम है, नामकरण, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लीटर, मिलीलीटर, केजीज, क्विंटल्स, जो भी है, इट वुड बी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मास्टर डेटा. पेरोल मास्टर डेटा, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स, इसका ये मतलब है कि आपके जो कंपनी में लोग काम करते हैं उनको आप तो मंथली बेसिस पे सैलरी देने ही वाले हो, तो उनके रिलेटेड कुछ आप इन्फॉर्मेशन तो क्रिएट करोगे ना अपने सिस्टम में. जैसे एम्प्लॉय का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, फिर वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, उसका पीएफ वगैरह कितना कटना है. तो बेसिकली पूरा ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड जो एक मास्टर डेटा आप क्रिएट कर दो, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ पेरोल मास्टर डेटा. एंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा मतलब लॉ के कंप्लायंस के लिए भी तो आप कुछ अपने अकाउंट से बनाओगे. जैसे जीएसटी के लिए आपने सीजीएसटी अकाउंट बनाया, एसजीएसटी अकाउंट बनाया, आईजीएसटी अकाउंट बनाया, इनकम टैक्स के रिफंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने अलग से अकाउंट बनाया. फिर आपका जो एनुअल फाइलिंग का जो भी कुछ खर्चा आपको आता है या फिर जो भी पेनल्टीज आपको लगती है उसके रिलेटेड आपने जो अकाउंट्स बनाए. सो जो भी लॉ के रिलेटेड कुछ अकाउंट्स आप आपके सिस्टम में बनाते हो तो वो जाएगा किसमें, स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा. तो बेसिकली मास्टर डेटा के 4 पार्ट कौन कौन से, अकाउंटिंग मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, पेरोल मास्टर डेटा एंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा. नॉन मास्टर डेटा के डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर लिया. नॉन मास्टर डेटा का लेमैन लैंग्वेज में नाम होता है ट्रांजैक्शन डेटा. तो बेसिकली ट्रांजैक्शन डेटा कौन सा होता है, एक ऐसा डेटा जो कि बाद में अपडेट होता है. तो पहले दुनिया में मास्टर डेटा आता है, उसके बाद ही क्या आता है, ट्रांजैक्शन डेटा. अब ये कुछ एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, तो उसको हमने यहीं पे वापस से रिक्रिएट किया है. तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इस एक एंट्री में कौन सा मास्टर डेटा है, कौन सा मास्टर डेटा नहीं है, बस इसको आपको पहचानना है. सो इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. अभी ये वाला पार्ट, वाउचर टाइप्स, आपने 11-12 से वाउचर टाइप को सीखा है. सेल्स क्या है, रिसीट क्या है, परचेज क्या है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड सो ऑन. तो ये सारे के सारे वाउचर टाइप के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है. तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसको बस एक बार अपने एंड पे पढ़ लेना है. सर एग्जामिनेशन में इस पर थियोरी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के एंगल से. इंस्टीट्यूट इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है. मतलब वो क्या करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन को देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये कौन से टाइप का वाउचर है. तो अगर आपको बेसिक नॉलेज आपका 11-12 में बिल्डअप हो चुका है, बट एक बार आपको रीडिंग अपने एंड पे करना है, राइट.
तो MCQ के एंगल से इसको आप पढ़े अपने एंड पे पढ़ोगे। देन वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर नंबर, अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जरा देखिए इन्होंने वहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। सबसे पहला पॉइंट लिखा कि हर वाउचर को नंबर चाहिए। मतलब आप एग्जांपल ले लो कि आपके पास कोई तो सेल का बिल बुक है, तो हर इनवॉइस पे आपका नंबर चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो सारे इनवॉइसेस है वो सीरियली नंबर्ड चाहिए। हर इनवॉइस बुक पे डिफरेंट सीरीज फॉलो होनी चाहिए। मतलब अगर बिल बुक ए एंड बिल बुक 2, तो बिल बुक ए में 1 to 100 बिलिंग है और बिल बुक 2 में 101 से लेके 200, मतलब ये डिफरेंट सीरीज हो गई। और एक तो इतना चाइल्डिश पॉइंट है यहाँ पे, देखिए वो बोल रहे कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चाहिए, मतलब 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 ही आना चाहिए। अब ये ऐसा नॉलेज ICAI पता नहीं आपको क्यों दे रहा है, बट ICAI ने दिया तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। MCQ के एंगल से आपको कोई भी चीज़ पढ़ने पे नहीं छोड़नी है, भले वो कितनी ईजी क्यों ना हो। फिर अकाउंटिंग फ्लो की बात करेंगे। जरा इस डायग्राम को देखें यहाँ पे, ये टोटल आपका अकाउंटिंग फ्लो है जो कि 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। उसमें से जो पहली 2 स्टेप्स है दैट इज डूइंग द ट्रांजैक्शन और उस ट्रांजैक्शन की सिस्टम में एंट्री करना, ये 2 पार्ट हमेशा मैनुअल होते हैं और उसके बाद वाले जो सारे के सारे पार्ट्स है वो सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है। आपके फैकल्टीज ने या फिर जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े, आपको टैली का एग्जांपल दिया ही होगा कि आपको ट्रांजैक्शन को बिजनेस में आपको करना पड़ेगा, तो मैनुअल हो गया। उसके बाद टैली में तो डेटा एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, तो 2 स्टेप मैनुअल। तो पहले 2 स्टेप देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैनुअल। उसके बाद उसकी पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस पे से आपका प्रॉफिट लॉस और उसके बाद बैलेंस शीट, ये सारी की सारी स्टेप ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में हो जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने ऑटोमेटेड यहाँ पे लिख दिया हुआ है, सिंपल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेजर। ये बड़ा ही सिंपल है, 2 टाइप के लेजर होते हैं, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर। डेबिट मतलब एसेट हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी हो सकता है या फिर इनकम हो सकता है। एसेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाएंगे और इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। सो इसके लिए कुछ अलग से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, 11-12 से ये चीज़ें आपके खून में भरी हुई है। ग्रुपिंग ऑफ लेजर, बेसिकली आप 4 हिस्सों में किसी भी लेजर को डिवाइड करोगे और वो 4 हिस्से कौन से, देखिए जरा फटाफट से। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी। एनी मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड एज ऑफ नाउ? नो। चलिए कौन आ गया यहाँ पे, रोहित कुमार आ गए हैं। हेलो रोहित, गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों बाद आपको SM में हमने देखा था, फिर रियाज के शायद कल लेक्चर में आप नहीं आए थे। कोई बात नहीं, हमारे साथ अब जुड़े रहिए, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, तो इस दुनिया में जो भी सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली 2 हिस्सों में काम करता है। देयर इज ऑलवेज अ फ्रंट एंड एंड देयर इज ऑलवेज अ बैक एंड। अभी आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि सॉफ्टवेयर में फ्रंट एंड बैक एंड का जो है वो डिस्टिंग्विश क्यों है। यूज़र मतलब हम लोग, सॉफ्टवेयर पे यूज़र मतलब हम लोग। अब जैसे मैं इस सिस्टम को हैंडल कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अलग अलग मेनू है यहाँ पे। जैसे मुझे अगर कोई इरेजर सेलेक्ट करना है, कोई पेन सेलेक्ट करना है, तो मैं वहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड जो कि यूज़र से बात करता है, बट इसकी जो प्रोसेसिंग है वो इसके पीछे होती है जो हमको और आपको दिखाई नहीं देती। तो बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर का वर्किंग 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक तो हम लोग यूज़र, दूसरा हम जिसके साथ इंटरैक्ट करते हैं वो लेयर को हम लोग बोलेंगे फ्रंट एंड, और उसके पीछे जाके जो प्रोसेसिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक एंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? समझ रहा है आपको? राइट। अब ये फ्रंट एंड बैक एंड का ऐसा डिफरेंस क्यों है, तो इन्होंने इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है, रेस्टोरेंट के रिलेटेड एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया कि इन पॉइंट्स की वजह से देयर इज अ नीड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रंट एंड एंड अ बैक एंड। सो सर व्हाट आर दोज पॉइंट्स? दोज पॉइंट्स आर डोमेन एक्सपर्टीज, प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस। डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब है कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर ही आपसे ऑर्डर लेगा और आपका ऑर्डर बनाने का काम शेफ का होगा। तो देखिए वेटर इज द प्रेजेंटेशन पार्ट, द फ्रंट एंड, और एक्चुअल बैक में आपका जो ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है वो कौन करता है, सॉरी, वेटर इज द प्रेजेंटेशन पार्ट और जो शेफ है वो हमेशा पीछे से उसको प्रोसेसिंग करेगा। सर इसको 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया है, तो उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। सबसे पहले डोमेन एक्सपर्टीज, वेटर का काम होता है लोगों से सही से बात करना, उनको कंफर्टेबल फील कराना, और शेफ का काम होता है कि खाने का टेस्ट अच्छा आना चाहिए। तो दोनों का अपना अपना डोमेन एक्सपर्टीज अलग है। उसी हिसाब से फ्रंट एंड का काम होता है कि यूजर को यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस देना, और बैक एंड का काम होता है कि अच्छे से प्रोसेसिंग करना। तो डोमेन एक्सपर्टीज अलग है, इसलिए 2 अलग अलग फ्रंट एंड एंड बैक एंड। प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो जो वेटर है वो खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, आपको सही से बात करेगा, तो यू विल इवन फील गुड। तो आपको एक प्रॉपर डेकोरम मेंटेन कर रखेगा वेटर। और शेफ का काम क्या होता है कि वो खाने पे ध्यान देता है, भले उसने अच्छी सी ड्रेस नहीं पहनी हो, वो ठीक जगह में काम नहीं कर रहा हो, बट द टाइम बाय विच ही इज मेकिंग गुड फूड उसका वो काम हो रहा है। तो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो पार्ट। यूजर एक्सपीरियंस, आप
कभी जाके किसी शेफ से बात करके देखना, आपको उससे बात करके आपको इच्छा नहीं होगी उसके हाथ के खाना खाने की। वही अगर आप वेटर से बात करते हो तो अगर वेटर पोलाइटली बात करेगा, अच्छी सर्विस देगा, सर्विंग करके देगा, आप बार बार वहाँ जाओगे। तो ये बात होती है यूज़र एक्सपीरियंस के रिलेटेड, इसलिए वी हैव अ प्रोसेस ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड। फिर बात करेंगे स्पीड एंड लैंग्वेज की। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पीड? क्योंकि ये जो वर्क है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इसीलिए ये काम स्पीड में होता है। अगर आपकी ऑर्डर लेने वाला बंदा और उस ऑर्डर को बनाने वाला बंदा अगर एक ही होता तो आप इमेजिन कीजिए कितना स्लोली ये चीज़ चलती। एक वेटर नॉर्मली 2 से 3 टेबल पे जा करके जो है वो ऑर्डर्स लेता है और अंदर 1 से 2 ही शेफ होते हैं। अगर ये दोनों एक ही बंदे होते तो एक्चुअली स्पीड में डिफरेंस हो जाता। इसी हिसाब से कंप्यूटर में भी फ्रंट एंड को अलग रखा गया, बैक एंड को अलग रखा गया, ताकि परफॉर्मेंस की स्पीड जो है वो डिक्रीज ना हो। लैंग्वेज की बात करेंगे, वेटर हमेशा पॉलिश्ड होता है, सही से पोलाइटली बात करेगा, और जो शेफ होता है उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो कम्युनिकेशन है वो अपने खाने की टेस्ट से आपके साथ करता है। और अंडरस्टैंडिंग उसी तरह से सॉफ्टवेयर की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में हार्डवेयर का काम है कि वो प्रोसेसिंग को सही से करके दे, राइट। और उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है हार्डवेयर को वो होती है बाइनरी डिजिट्स, दैट इज जीरोज एंड वंस। और जो फ्रंट एंड होता है वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज को इनपुट लेगा और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बैक एंड को देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन पॉइंट्स की वजह से देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड और बैक एंड पे काम करता है, मतलब उसके 2 पार्ट्स वहाँ पे बताए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका डिटेल डिस्कशन या इस चैप्टर में नहीं करेंगे, हम जब चैप्टर 3 की रिवीजन करेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल वगैरह सब उधर आने ही वाला है। बात करेंगे एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट आंसर, इंस्टॉल्ड वर्सेस वेब एप्लीकेशन। इंस्टॉल वर्सेस वेब एप्लीकेशन, इसके रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे टैली को, बिकॉज टैली इज एन इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, ये है टैली। और यहाँ लिखेंगे वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ले लेंगे क्विक बुक्स का। क्विक बुक्स ये बहुत ही फेमस कंपनी है पूरे वर्ल्ड ओवर में, कि जहाँ पे आप क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग कर सकते हो, राइट। सो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझने का ट्राई करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। टैली की अगर हम बात करें तो क्योंकि टैली हमारे कंप्यूटर में है तो इसकी इंस्टॉलेशन का झंझट और इसके मेंटेनेंस का झंझट हमारा होता है। वही अगर हम वेब बेस्ड की बात करेंगे, दैट इज दिस क्विक बुक की, तो इस केस में क्विक बुक के इंस्टॉलेशन का झंझट और उसके मेंटेनेंस का झंझट ये सर्विस प्रोवाइडर के पास है। तो एज फार एज द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज कंसर्न, क्विक बुक इज द विनर आउट हियर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिबिलिटी। टैली का सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर में है तो तुम उसको तब तक ही एक्सेस कर पाओगे जब तक कंप्यूटर तुम्हारे साथ में है। बट व्हाट अबाउट दिस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसको तुम एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हो। यही तो क्लाउड का क्या होता है, फीचर होता है। तो एज फार एज एक्सेसिबिलिटी इज कंसर्न, अगेन द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर इज अ विनर। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब है कि क्या आपके स्मार्टफोन में इसका कोई ऐप बन सकता है। तो बेसिकली टैली का एज सच कोई ऐप अवेलेबल नहीं है कि जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। वेर एज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन में उसका एप्लीकेशन मोबाइल में बन जाता है तो वहाँ से भी आप अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर पाओगे। तो एज फार एज द मोबाइल एप्लीकेशन इज कंसर्न, वहाँ पे भी वेब बेस्ड इज अ विनर। तो पहले 3 पॉइंट में वेब बेस्ड को थम्स अप मिलता है। कौन कौन सा? इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, एक्सेसिबिलिटी एंड मोबाइल एप्लीकेशन। अब जो नेक्स्ट 4 है उस नेक्स्ट 4 में हम इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को देंगे थम्स अप। सबसे पहले बात करेंगे डेटा स्टोरेज की। बेसिकली जो डेटा स्टोरेज है टैली के केस में, जो डेटा स्टोरेज है वो तुम्हारे कंप्यूटर पे रहता है, तुम्हारे कंट्रोल में रहता है, तो उसको एक्सेस करना ईजी है। वही वेब बेस्ड की बात करें तो वो किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे वो स्टोर्ड है, तो वो दूर है आपसे, तो आपको एक्सेसिबिलिटी में कभी कभी दिक्कत जो है वो हो सकती है। तो एज फार एज द डेटा स्टोरेज इज कंसर्न, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को हम लोग थम्स अप देंगे। नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी की जहाँ बात आती है तो अगर आपका डेटा कौन से केस में आपके कंट्रोल में है तो आंसर है इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के केस में, टैली के केस में। बिकॉज मेरा कंप्यूटर मेरे साथ है, डेटा इसी कंप्यूटर में, तो ये मेरे खुद के सिक्योरिटी में। अगर मैं वेब बेस्ड की बात करूँ तो हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के सर्वर पे हो, तो उस सर्वर पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर वो सर्वर बंद हो गया, बर्बाद हो गया, तो मेरा तो डेटा चला जाएगा। तो एज फार एज द डेटा सिक्योरिटी इज कंसर्न, अगेन द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को थम्स अप मिलेगा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। इंस्टॉल एप्लीकेशन नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू वेब बेस्ड एप्लीकेशन, बिकॉज इन केस ऑफ इंस्टॉल एप्लीकेशन ये आपके कंप्यूटर पे है तो इसको कहीं कनेक्टिविटी करके एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। वही वेब बेस्ड की अगर हम बात करें तो इसको आपको इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड रह के आप एक्सेस करते हो। अगर इंटरनेट की स्पीड फ्लक्चुएट होती है तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। तो एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न,
अगेन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को हम लोग थम्स अप देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, फ्लेक्सिबल सबसे ज़्यादा हमेशा इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होगा, टैली होगा, आप डेटा को कभी भी निकाल के उसको मूव कर सकते हो। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में वायरस हो गया या आपके कंप्यूटर में आपको फॉर्मेटिंग करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने डेटा को वहाँ से ले लोगे, उसका बैकअप ले लोगे और कंप्यूटर को ठीक करा के वापस डेटा को इंस्टॉल करोगे, तो ये होगी फ्लेक्सिबिलिटी। इन केस ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, सारा कुछ तो थर्ड पार्टी के हाथ में है, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में आपके पास ज़्यादा होती है। तो ये जो लास्ट के 4 पॉइंट है, इसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को ज़्यादा थम्स अप हम लोग देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन? जो पहले 3 पॉइंट थे उधर वेब बेस्ड को थम्स अप दिया, जो लास्ट के 4 पॉइंट है उसमें हमने इंस्टॉल को थम्स अप दिया, राइट? तो ये था वो वाले पॉइंट्स। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, उसके बाद हम नहीं करेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है? अब क्योंकि आप लोग एक रिवीजन लेक्चर में बैठे हो तो आपको फटाक से एग्जांपल देता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि रिलायंस की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और क्या कहते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट, प्लांट मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट। अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल की फैक्ट्री नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करती है, बिकॉज एक ही सॉफ्टवेयर नहीं है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो अगर ऐसे मिस्टर मुकेश अंबानी को अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना होगा, तो फिर उस केस में क्या होगा, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में उसको हर डिपार्टमेंट में खुद जा करके डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको मर्ज करके फिर वो डिसीजन मेकिंग करेगा। तो बेसिकली ये इनकन्वीनियंट है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इंटीग्रेटेड सिस्टम, या पॉपुलरली हम इसको कहते हैं ERP, जिसका नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है कि आपके सभी टाइप के जो डिपार्टमेंट्स है उसको हम लोग एक ही सॉफ्टवेयर पे चलाएंगे। तो इससे क्या होगा, मिस्टर मुकेश अंबानी को किसी भी किसी भी डिपार्टमेंट में खुद जाने की जरूरत नहीं है, बस वो आए अपने कैबिन में बैठे और उसको लैपटॉप पे सारा स्क्रीन एक साथ दिखेगा, तो सारे फैक्ट्री का डेटा उसको इंटीग्रेटेड दिखेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम, या उसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपके सब्जेक्ट का नाम हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एज फार एग्जामिनेशन इज कंसर्न ERP बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस से। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट से देखेंगे कि ERP में हमको क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज ये पार्ट बहुत बड़ा है आपके इस चैप्टर से। तो ERP अभी ERP में हमको क्या क्या देखना है, व्हाट इज ERP, उसके बाद हमको देखना है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ERP, उसके बाद हमको देखना है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ERP, उसके बाद ERP के मॉड्यूल्स, बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स, उसके बाद नेक्स्ट है ERP के रिस्क एंड कंट्रोल, नेक्स्ट है ERP के दुनिया में एक्सेस का क्या मतलब होता है, और लास्ट में हमको देखना है ERP का ऑडिट कैसे करते हैं। तो एज फार एज ERP इज कंसर्न, बेसिकली ये पार्ट्स अगर हमको देखने हैं, अगर आप चाहो तो इसको फटाफट से ऐसे ड्रॉ कर लो। ERP में हमको इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखने हैं, या फिर हम कह लो कि हमको रिवाइज करना है। व्हाट इज ERP, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ERP, बेनिफिट्स ऑफ ERP, मॉड्यूल्स ऑफ ERP, रिस्क एंड कंट्रोल इन ERP, एक्सेस ऑफ ERP एंड ऑडिट ऑफ ERP। तो इतने पार्ट्स हमको देखने हैं, करेक्ट? अरे आप लोग हो या स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, आई गेस द स्ट्रीमिंग इज गोइंग गुड। आप लोग हो मेरे साथ में? यस, तो फटाफट से कमेंट करके बताना। तो इतने फीचर्स हमको करने, इसमें से ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि ERP क्या है, इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम। व्हाट इज ERP, बिकॉज इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर, तो आप जानते ही हो कि ERP क्या है। इट इज़ अ पावरफुल टूल जो कि आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाता है। तो बेसिकली ERP प्लेटफॉर्म पे लाता है। ये जो डिपार्टमेंट्स है अलग अलग आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हम इनको बोलेंगे ये अलग अलग मॉड्यूल्स है आपके डिपार्टमेंट के, ये आपके डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या है, मॉड्यूल्स है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फीचर पे जाएंगे ERP के, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ERP, इंपॉर्टेंट आंसर एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से। चलिए फटाफट से वहां पे जाएंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ERP, इसको स्टार मार्क कीजिए, एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी द फर्स्ट 3 फीचर्स, मतलब एक आदर्श ERP में कौन से गुण होने चाहिए वो यहाँ पे है। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। मैन्युफैक्चरिंग का ये मतलब है कि जो ERP है बेसिकली ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए बनाया हुआ है,
बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती है उनके ऑपरेशंस बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए ईआरपी बनाया गया। तो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड सारी की सारी फीचर्स ईआरपी में मौजूद है। फाइनेंशियल्स, फाइनेंस अपने अपने अलग मॉड्यूल है ईआरपी में। ह्यूमन रिसोर्स, तो बेसिकली सारे जो मॉड्यूल्स है उनका छोटा छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लाई चेन का मतलब क्या है सर, आप जानते हो, प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट से लेके उसका ऑपरेशन, उसका डिलीवरी एंड कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल, इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन। तो बेसिकली अगर आपने सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज कर लिया, तब आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आपको ईआरपी हेल्प करेगा। नेक्स्ट फीचर इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स का मतलब है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन, कॉस्टिंग, बिलिंग, एक्टिविटी मैनेजमेंट, टाइम। तो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी प्रोसेसेस है उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प कौन करेगा, ईआरपी। और जब कोई प्रोजेक्ट में कोई चीज़ डिवाइड होती है तो उस पर मॉनिटरिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका आउटपुट बहुत अच्छे से और प्रोडक्टिविटी पे आता है। नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम आज की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जितना कस्टमर को सर्विस दोगे, जैसे उनको बर्थडे पे विश करना, अगर कोई आपका लॉयल कस्टमर है तो उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करना, उसको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट देना, मतलब कस्टमर को ये फील कराना कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी इज्जत करता है। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक सेपरेट मॉड्यूल है कहाँ पे, आपके ईआरपी में। जो एक्टिविटीज़ आपकी नेसेसरी है कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने के लिए, वो सारा की सारा एक सेपरेट मॉड्यूल है कहाँ पे, ईआरपी में। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और लास्ट है डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस का ये मतलब है कि आपका जो डेटा है वो सबके सब सेंट्रलाइज रहता है ईआरपी में। जैसे अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी की बात करो, अगर उसकी 1000+ ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, बट सबका डेटा सेंट्रलाइज होगा। डेटा वेयरहाउस मतलब डेटा का बड़ा गोडाउन, जहाँ पे सारा की सारा डेटा लाके डंप किया जाता है। तो बेसिकली सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन करने के लिए जो फीचर ईआरपी में मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा वेयरहाउस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज सेंट्रलाइजेशन जहाँ पे होती है चीज़ें, वहाँ पे आपके डेटा का डुप्लीकेशन, उसका रिडंडेंसी, उसका प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और आपको रियल टाइम में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आपके सभी टाइप के ब्रांचेस के रिलेटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए जरूरी क्या है, आपके डेटा का सेंट्रलाइज रहना। तो ये सेंट्रलाइजेशन का फीचर कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ईआरपी। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ ईआरपी। पहले 3 कौन से, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, सीआरएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, डेटा वेयरहाउस। जब भी मैं रेगुलर बैच लेता हूँ EISSM की, तो ऐसे कुछ आंसर्स को लर्न करने के लिए हम लोग आपको मेमोरी टेक्निक देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने मेमोरी टेक्निक को रिपीट नहीं किया। वाई? बिकॉज जो जनता अभी इस लेक्चर को देख रही है, हो सकता है कि वो इंडिया के कोई भी हिस्से से हो और हो सकता है वो मुझसे पढ़े हो या ना पढ़े हो। तो स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए मैं MT आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आप रेगुलर लेक्चर की बात करोगे तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे आंसर्स को याद करने की MT आपको मिल जाएगी। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ एन आइडियल ERP। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर जो ERP से करना है, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ERP। अब बेनिफिट्स ऑफ ERP जो है, इट इज़ एन अमेंडमेंट। पहले ये बहुत ही कम शब्दों में और ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में था, बट अभी इंस्टीट्यूट ने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए। तो इन बहुत सारे पॉइंट्स को सर याद कैसे करें? जब भी आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करोगे तो इजीली वो चीज़ें याद होती है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आंसर पे जाएंगे, बेनिफिट्स ऑफ ERP। तो आप देखते जाइए आपको कैसे समझ में आएगा फटाफट से। तो आंसर है बेनिफिट्स ऑफ ERP। अब इस बेनिफिट्स को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले जो टाइप के बेनिफिट्स है, कुछ टाइम रिलेटेड बेनिफिट्स, टाइम रिलेटेड बेनिफिट्स। उसके बाद है कस्टमर रिलेटेड बेनिफिट्स, कस्टमर रिलेटेड बेनिफिट्स। उसके बाद है आपके IT रिलेटेड बेनिफिट्स, IT रिलेटेड बेनिफिट्स। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। नेक्स्ट है कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। तो आपके टोटल पॉइंट्स को इन हिस्सों में डिवाइड किया गया, टाइमिंग के रिलेटेड, कस्टमर के रिलेटेड, IT के रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। सो लेट अस लिस्ट डाउन कौन सा पॉइंट किधर है। तो टाइम के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 2 टाइम रिलेटेड बेनिफिट्स है आपको। फर्स्ट है रिड्यूस्ड लीड टाइम एंड द नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड साइकिल टाइम। रिड्यूस लीड टाइम और रिड्यूस साइकिल टाइम। रिड्यूस लीड टाइम जो है वो साइकिल का थोड़ा सा हिस्सा है। मतलब एग्जांपल लोगे, लीड का मतलब है कि नया कस्टमर आना। मतलब जब नया कस्टमर आपके वेबसाइट पे या आपके शॉप पे जब आता है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट परचेस करे या ना करे, बट वो आपके शॉप तक आया तो उसको और अंदर ले आना ये आपका काम होता है। तो
कस्टमर का आपके वेबसाइट पे, आपके शॉप पे आना इज अ लीड जनरेशन। तो ERP की वजह से फायदा क्या होगा, क्योंकि सारी की सारी आपकी चीजें इंटीग्रेटेड है ना, तो आप कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दे पाओगे। तो बेसिकली वो लीड जो है, जो प्रोबेबल कस्टमर है, वो परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस लीड टाइम। रिड्यूस साइकिल टाइम मतलब ऑर्डर के आने से लेकर के तो उसका पूरा प्रोसेसिंग होके प्रोडक्ट के डिस्पैच और डिलीवरी, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं साइकिल टाइम। ये साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर आप ERP का इस्तेमाल करते हो। व्हाई? बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इंटीग्रेटेड, सबको सारी इंफॉर्मेशन ऑन सिस्टम अवेलेबल है, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, तो पूछने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो टाइमिंग के रिलेटेड ये 2 बेनिफिट्स। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेटेड, सबसे बड़ा बेनिफिट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसका ये मतलब है कि कस्टमर के साथ आपके रिलेशन बने रहेंगे। मैंने आपको बताया, हमने फीचर में देखा CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फीचर है। तो बेसिकली वो फीचर रहने की वजह से कस्टमर के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात बने रहेंगे। एंड यस, एक बार कस्टमर के साथ ताल्लुकात बन गए तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहेगा, जैसे आपके और हमारे जो है वो रिलेशन बन चुके हैं, राइट। तो यह है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का बेनिफिट। नेक्स्ट है ऑन टाइम शिपमेंट। ऑन टाइम शिपमेंट नॉर्मली क्या होता है इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस, आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, या फिर एक एग्जांपल ले लो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड सो ऑन। इनके केस में टाइमली शिपमेंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर टाइमली प्रोडक्ट का डिलीवरी नहीं होगा तो कस्टमर नाराज हो जाएगा। तो टाइमली प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए ना बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर कब आया, ऑर्डर किस क्वांटिटी में आया, कौन से प्रोडक्ट के रिलेटेड आया, फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट से लिंक करके और फिर प्रोडक्ट को टाइमली शिप करना, ये सब चीज़ें तभी फास्ट हो पाएंगी जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेटेड किधर है? ERP में, इसलिए ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कस्टमर के रिलेटेड ये 2 बेनिफिट। टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेनिफिट्स देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब आपकी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड है, और जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ पे फटाफट से एनालिसिस भी हो जाता है और फटाफट से डिसीजन मेकिंग भी हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन का फर्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी क्योंकि इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड है और आपके ERP में बहुत सारे कंट्रोल्स भी होते हैं, तो बेसिकली ERP में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी, और जो इन्फॉर्मेशन जब एक्यूरेट होती है तो डिसीजन मेकिंग भी सही होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको होता क्या है कि आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते, बिकॉज आपने जो दुनिया देखी ना वो बहुत छोटी है, राइट। इस बात को जरा समझो। बट इमेजिन करना कि 3 लाख स्क्वायर फीट का अगर किसी का सिर्फ मटेरियल का गोडाउन है, उस 3 लाख स्क्वायर फीट के उस गोडाउन में से छोटे से पार्ट में, छोटे से प्रोडक्ट को निकालना और उसको प्रॉपरली शिप करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। सही इमेजिन करो, बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन एक्यूरेट चाहिए। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? आपके ERP से, राइट। तो और लास्ट में यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक। ERP जब भी आप लगाते हो तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने परचेज कर लिया और फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं होगा। हमेशा सॉफ्टवेयर जो वो अपडेट होते रहता है, और कई बार सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी परचेज करने पड़ सकते हैं। आपको कहाँ पे? आपके सिस्टम्स में, आपके फैक्ट्रीज में। तो बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑटोमेटिक यूज कहाँ पे होता है? आपके ERP में। आर यू पीपल विथ मी एज ऑफ नाउ? यस, फटाफट से कमेंट करके बताना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि व्हेन आई एम इनटू फ्लो आई एम नॉट अवेयर वेदर यू आर ऑनलाइन विथ मी और नॉट। तो फटाफट से कमेंट करना वेदर यू आर विथ अस। यस, आगे तो ये थे आपके IT रिलेटेड बेनिफिट्स। नेक्स्ट बेनिफिट्स अब ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बेनिफिट। सबसे बड़ा बेनिफिट है 2 टाइप का इम्प्रूवाइजेशन, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड। 2 चीज़ों में इम्प्रूव होगा। क्या इम्प्रूव होगा? एक होगा इम्प्रूव्ड ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एंड द नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर की वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, बिकॉज इफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है काम करने की, और जब प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेज आपने लगाए उसका यूज जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम होता है, और यही तो हम चाहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है सप्लायर परफॉर्मेंस। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपको लगता है कि परचेस करना कितना आसान है, जस्ट आपको शॉप पे जाना है और परचेस करके ले आना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग मॉड्यूल में जाएंगे ना ERP के, वहाँ पे एक मॉड्यूल है
मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, उसमें आपको वो प्रोसेस दिखाई हुई है कि कैसे परचेस काम करता है। तो वी हैव टोटल 7 to 9 स्टेप्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा परचेस करने के लिए 7 से 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो बेसिकली सप्लायर परफॉर्मेंस मतलब राइट परचेस एट राइट क्वांटिटी एट राइट प्राइस, ये सब कुछ पॉसिबल है ईआरपी की वजह से। वाई? क्योंकि सारा कुछ इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है ईआरपी गाड़ी के रेल इंजन के जैसा है। अगर किसी एक डिब्बे में खराबी हो गई तो उस डिब्बे को बाहर निकालिए, बाकी की ट्रेन चलती रहेगी, उस डिब्बे को रिपेयर कीजिए और उसको वापस उस ट्रेन में फिट कर दीजिए आप, तो ट्रेन वापस से चलेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास अगर आप ईआरपी की बात करो। नॉट ओनली इन केस ऑफ मेंटेनेंस बट ऑल्सो वर्किंग ऑफ ईआरपी इज वेरी फ्लेक्सिबल। सो ये थे पहले 3 बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, और लास्ट 2 है रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, और नेक्स्ट है बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी। सर एनालिसिस बेटर क्यों होगा? आप इमेजिन कीजिए ना कि अगर आपको, जैसे ये जो रिविजनली जो मैं आपके लिए लेक्चर ले रहा हूँ, बेसिकली ये क्या है, आपके सारे EIS और SM के सिलेबस का एक कंसोलिडेटेड फास्ट ट्रैक रिवीजन आपके लिए ये है। सो बेटी का, तो अगर ये सारा की सारा इंफॉर्मेशन, जैसे अगर आप क्लासेस की बात करो, उसी लॉजिक से ईआरपी में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड है और समराइज्ड फॉर्म में दिखती है, तो आपको क्या होता है, प्लानिंग करने के लिए ईजी हो जाता है। रिवीजन को देख के आपको क्या होता है कि चीज़ें याद आ जाती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है, तो जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो ये एक फ़ायदा ये है। एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, आपने मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, हम आपको नहीं बता सकते अभी बिकॉज वी हैव अ टाइम बाउंड लिमिटेशन। इन केस ऑफ आवर रेगुलर क्लास में क्या करता हूँ कि 2 से 3 वीडियो स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। एग्जैक्टली इमेजिनेशन होता है कि कैसे फैक्ट्री में जो है वो चीज़ें काम करती है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है ना, अगर उसमें ईआरपी ना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करो, रॉ मटेरियल के डिपार्टमेंट से बात करो, फाइनेंस के डिपार्टमेंट से बात करो, बिकॉज क्वालिटी कौन से लेवल की चाहिए, क्वालिटी चेक कैसा चाहिए, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए क्वालिटी के हिसाब से, ये सारी की सारी जो है चीज़ें आपको ईआरपी में वहीं की वहीं मिलेंगी। तो इवन आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने की जो कॉस्ट आपको आती है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर आप ईआरपी का इस्तेमाल करोगे। आर यू विथ मी? रोहित कुमार जी कह रहे हो कि सर वीडियो जो है वो रुक रुक के आ रहा है। सी अंडरस्टैंड, कभी कभी जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत सी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा कभी प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, तो उतना आपको बेयर करना पड़ेगा। बिकॉज अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ड्यू टू लॉकडाउन इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा स्लो है, बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग इंटरनेट, तो उसका बैंडविड्थ में कभी कभी जो है वो दिक्कत सी आ जाती है। तो ये थे आपके 4 ईआरपी के बेनिफिट्स, टाइम रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। तो ईआरपी के रिलेटेड बेनिफिट जो है वो खत्म होते हैं यहाँ पे, ऊपर के चार्ट्स में जाएंगे। अभी हमको फटाफट से आगे बढ़ना है ऑन द मॉड्यूल्स इन ईआरपी, ऑन द मॉड्यूल्स इन ईआरपी। तो एक बार यहाँ जाएंगे, बहुत सारे मॉड्यूल्स है आपके ईआरपी में, आप जैसे जानते ही हो। क्या बता सकते हो कितने मॉड्यूल है टोटल ईआरपी में? ये देखिए आपके ईआरपी में इतने सारे मॉड्यूल्स है, फाइनेंस, कंट्रोलिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट सिस्टम एंड सीआरएम, राइट। तो इतने सारे ये जो मॉड्यूल है, तो बेसिकली ये इतने सारे मॉड्यूल्स आर सेपरेट पार्ट्स इन योर ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो चलिए फटाफट से हर एक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस पार्ट पे आपको थियोरेटिकली ही ले चलते हैं। ये आपके फाइनेंस के रिलेटेड मॉड्यूल। तो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, ये जो पॉइंट्स है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे। इसका इसी फाइनेंस मॉड्यूल के पॉइंट्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले था बेसिक 1, उसके बाद आएगा बेसिक 2 और बाद में आएगा ओवरऑल पार्ट। बेसिक 1, बेसिक 2 एंड ओवरऑल, इन पार्ट से हमने पॉइंट्स को डिवाइड किया। तो अगर बेसिक की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, आई विल जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, उसके बाद जनरल लेजर अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग एंड टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएशन, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएशन। अब इन 3 पॉइंट्स का क्या मतलब है? अगर आप एक एमएनसी हो तो आप जिन जिन भी कंट्रीज में आप काम करते हो तो उन कंट्रीज के अकाउंटिंग के हिसाब से सबसे पहले तो आपके अपने अकाउंट्स को सेट करना पड़ेगा। सो सबसे पहला पॉइंट है बेसिक में सबसे पहला बात अकाउंट्स की सेटिंग कर लो। उसके बाद जनरल लेजर की अकाउंटिंग, मतलब जो भी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है आपको फॉलो करने हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल भाषा में रेगुलेटरी कंप्लायंस के रिलेटेड जो भी आपको मास्टर डेटा क्रिएट करना है, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो पार्ट यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली ये एक रिविजनरी लेक्चर है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट्स को मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज बेसिक 2। अब इस बेसिक 2 में क्या क्या आएगा? एसेट अकाउंटिंग, एसेट्स अकाउंटिंग, लायबिलिटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स एंड अकाउंटिंग ऑफ पेएबल। तो बेसिक 2 में क्या आएगा? इन 4 टाइप के अकाउंटिंग की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? एसेट, लायबिलिटी एंड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। तो ये आ गया बेसिक 2 में। और जो ओवरऑल पार्ट है दैट इज ट्रैकिंग फ्लो, ट्रैकिंग फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ट्रैकिंग फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रैकिंग फ्लो? इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन एक अकाउंटेंट सारी एंट्रीज नहीं करता। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ सेल्स की एंट्री करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो सिर्फ डेटर के रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, कुछ होंगे ग्रुप ऑफ पीपल जो सिर्फ एक्सपेंडिचर के रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। ऐसे आपकी अकाउंटिंग पार्ट पार्ट में डिवाइड होती है। तो बेसिकली ये पूरा की पूरा फ्लो प्रॉपरली मेंटेन करना होता है और आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको प्रॉपरली सुपरवाइज कर सकते हो ईआरपी की मदद से। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी ऑलरेडी ईआरपी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मॉड्यूल में मौजूद है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मॉड्यूल की बात करें तो इतनी चीज़ें वहाँ पे आपके लिए मौजूद है, बहुत ही सिंपल। तो ये था फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। कंट्रोलिंग मॉड्यूल पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले चलते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल ना। अभी कौन कौन सी आएंगी चीज़ें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, तो चलिए कुछ पॉइंट्स को समझने का ट्राई कीजिए। नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब इन पॉइंट्स को मैं आपके लिए यहाँ पे फटाफट से लिखते जाऊँ तो ताकि हमको समझ में आ जाए। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले पॉइंट्स आएंगे सेटिंग अप कस्टमर डेटा। जो भी नया कस्टमर आपके पास आता है, आप देखिए जब भी आप किसी नए शॉप पे जाओगे या नए मॉल में जाओगे तो आपसे पूछेंगे सर आपका नाम बताइए, आपका मोबाइल नंबर बताइए। आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी सिस्टम्स में। वाई? आपके साथ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपको बनाना, तो इसीलिए वो एक पॉइंट है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स। सेटिंग अप सेल्स डॉक्यूमेंट, सेटिंग अप सेल्स डॉक्यूमेंट। सर इसका क्या मतलब है? जो भी आपके इन्वॉइसेस है, जो भी आपके रेट है एज कंपेयर टू अलग अलग टाइप ऑफ आपके जो प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको अपडेट कर देने हैं। तो दूसरा पार्ट आपके सेल्स मॉड्यूल का क्या है? सेल्स के जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पे अपडेट कर देने हैं। उसके बाद डिफाइनिंग प्राइसिंग कंपोनेंट्स, डिफाइनिंग प्राइसिंग कंपोनेंट्स। सर इसका क्या मतलब है? जैसे इन केस ऑफ जो सेल का इनवॉइस बिल होता है उसमें जीएसटी भी लगता है, उसमें कभी फ्रेट चार्जेस भी लगेंगे। तो जो भी आपकी फाइनल प्राइसिंग के कंपोनेंट्स है वो भी आप सेल्स मॉड्यूल में फिट कर दो, ताकि जो बंदा सेल का बिल बनाने वाला है उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक क्लिक करेगा और सारी इंफॉर्मेशन में ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है आपका असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। जो भी सेल्स के रिलेटेड जो भी आपके जो डिपार्टमेंट्स काम करेंगे ना सेल्स के लिए, बेसिकली सेल्स के साथ कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है? वो होता है मटेरियल मैनेजमेंट का, या कह लो इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट का। बिकॉज इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में जितना स्टॉक है उतना ही तो आप सेल कर पाओगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है, जो सेल्स से रिलेटेड है, वो सेल्स को अटैच किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। रियल लाइफ में डिपार्टमेंट अलग है, बट ईआरपी में वो सारे एक साथ है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और इस डायग्राम से तो आपको आइडिया आ ही रही है कि कस्टमर का ऑर्डर आएगा, फिर आप उसकी प्रोसेसिंग करोगे, उसको डिस्पैच करोगे और कस्टमर को होगी डिलीवरी। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स मॉड्यूल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स मॉड्यूल।
HR मॉड्यूल की बात करेंगे। अभी HR मॉड्यूल में क्या क्या आएंगी चीज़ें, ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने, इसी चार्ट में सारे के सारे पॉइंट्स है। देखिए एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से 4 से 5 पॉइंट आपको याद करने, बिकॉज अगर एग्जाम में आंसर आता है पूछने पे तो हर पॉइंट का हेडिंग देके आपको सिर्फ 4 से 5 पॉइंट लिखने। तो जब भी एम्प्लॉय की बात आएगी तो सबसे पहले मन में आने चाहिए कि एम्प्लॉय को सैलरी देनी जरूर है, तो पेरोल वाला पार्ट आएगा। उसके बाद आपको एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय चाहिए तो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट भी HR का पार्ट है। फिर एम्प्लॉय छोड़ के भी जा सकता है, तो एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट, उससे कनेक्टेड पॉइंट एम्प्लॉय का टर्मिनेशन। नेक्स्ट कनेक्टेड पॉइंट एम्प्लॉय ने क्या काम करना चाहिए, इसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय का ट्रेनिंग भी वहां पे आएगा। नेक्स्ट आपको ऐसा लॉजिकल सोचना है। सी इन केस ऑफ EIS अगर आपका लॉजिक क्लियर है ना तो आंसर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रीडिंग की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट कनेक्टेड पॉइंट क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम करता है तो वो आपसे प्रमोशन एक्सपेक्ट करता है, तो उसके प्रमोशन के रिलेटेड जो डिटेल है या जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ HR, राइट। फिर अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये क्या करते हैं कि अपनी जो कंपनीज है उसमें जो लेडीज या जो जेंट्स जो काम करते हैं उसमें पैटर्निटी लीव, पेड लीव्स, नॉन पेड लीव्स, इसका सारा जो लीव्स का लेखा जोखा है उसको भी इट्स अ पार्ट ऑफ HR। तो देखिए बातों ही बातों में 4 से पॉइंट, तो 4-5 पॉइंट यही आपके कवर हो गए। तो क्या क्या याद रखना है आपको, एम्प्लॉय अंदर आया रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय काम करेगा ट्रेनिंग का पॉइंट आया, एम्प्लॉय बाहर जाएगा टर्मिनेशन का पॉइंट, काम करेगा तो पैसे लगेंगे तो पेरोल का पॉइंट आ गया, काम करेगा छुट्टी भी लेगा तो लीव मैनेजमेंट वहां पे आएगा, काम करेगा प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन का मैनेजमेंट, प्रमोशन के रिलेटेड पॉइंट्स वहां पे आएंगे। तो देखिए बातों ही बातों में 4 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। फिर कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ को कुछ कंपनीज एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया भेजती है, तो उनके एजुकेशन का खर्चा जो कुछ भी हो रहा है एंड उसका मैनेजमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ HR मॉड्यूल। इज द लॉजिक क्लियर? सी देखिए मेरे हमेशा से ट्राई रहता है कि आपको मैं ना सिर्फ चीज़ें रिवाइज करवा दूँ, आपको लॉजिक भी बता दूँ कि ये कैसी चीज़ें काम करती है, राइट। बिकॉज लॉजिक क्लियर है तो सारी चीज़ें आराम से हो जाती है। तो HR मॉड्यूल यहाँ पे खत्म होता है। द नेक्स्ट मॉड्यूल इज प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। बेसिकली दिस टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ व्यू पॉइंट। MCQ के लिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, 25-30 हज़ार स्टार डाल दीजिए वहाँ पे, बिकॉज ICAI इसमें 100% MCQ पूछेगा कि SOP का फुल फॉर्म क्या है, DRP का फुल फॉर्म क्या है। मुझे पता है सारे बच्चे MRP के फुल फॉर्म में गलती करने वाले, बिकॉज MRP का मतलब हमको लगता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठेंगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। समझ में आ गया? तो मेरे ठेंगे को याद रखना अगर MRP का फुल फॉर्म MCQ में आपको पूछा जाए तो। कैपेसिटी प्लानिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कैपेसिटी प्लानिंग। तो बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग ये जो मॉड्यूल है, इट हैज़ टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एक्चुअल प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री। जैसे आपने कई सारे प्रोडक्शन के वीडियो देखे होंगे, गाड़ी का प्रोडक्शन, कोई भी फास्ट फूड का प्री पैकेज जो फूड होते हैं उसका प्रोडक्शन, जूसेस का प्रोडक्शन। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस मॉड्यूल की बड़ी इज्जत है, बिकॉज इस पूरे के पूरे बड़े शॉप फ्लोर को मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे क्वारंटाइन के पीरियड में कभी ना कभी आप अपनी मम्मी के साथ गए होंगे किचन में, तो देखना कितना डिफिकल्ट होता है खाना बनाना वगैरह। तो जब खाना बनाना इतना डिफिकल्ट है तो सोचिए बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाना कितना डिफिकल्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसके लिए जो मॉड्यूल है, एक सेपरेटली मॉड्यूल आपको दिया गया है ERP में, उसका नाम क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग। उसमें जो टर्म्स आते हैं उसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो बेसिकली ये MCQ रिलेटेड है, और उसके जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को, मतलब उसमें जो स्टेप्स आती है वो क्या है? इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कन्वर्जन ऑफ दैट रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से निकल के कहाँ जाएगा? इन्वेंटरी डिपार्टमेंट में चला जाएगा या स्टोर्स डिपार्टमेंट एज अ फिनिश गुड्स। तो बेसिकली स्टेप्स बहुत कम है। इस मॉड्यूल में जो एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो है ये MCQ के रिलेटेड टर्म्स। बार बार कह रहा हूँ MCQ को ध्यान रखना, राइट। तो ये था प्रोडक्शन के रिलेटेड मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल मतलब जब भी आपको मटेरियल का परचेज करना है तो कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है, और ये रही वो 9 स्टेप्स आपके सामने। तो कौन कौन सी स्टेप है? सबसे पहले क्या होता है? परचेस रिक्विजिशन निकलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। वो परचेस रिक्विजिशन, परचेस जो डिपार्टमेंट है उसको चेक करेगा वेदर इट इज प्रॉपर एंड वैलिड। एक बार वो चेक होने के बाद परचेस डिपार्टमेंट अपने जो भी उनके वेंडर है कि जिनके साथ उनका हमेशा व्यवहार चलता है, वो वेंडर को बोलेंगे चलो फटाफट से कोटेशन भेजो। फिर वो आने के बाद
उन सभी कोटेशन का इवैल्यूएशन होगा कि इसमें से कौन सा सही है प्राइसिंग वाइज, क्वालिटी वाइज, और कौन टाइम पे डिलीवरी देगा, कौन कितना क्रेडिट पीरियड दे रहा है एंड सो ऑन। एक बार वो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है जो भी कोटेशन अच्छा लगा उस वेंडर के साथ आपको ऑर्डर प्लेस करनी है, बिकॉज हम मटेरियल परचेज की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि आप लोग मेरे साथ हो? लास्ट में जो मटेरियल आप ऑर्डर करोगे उसका रिसीट कहाँ होगा? अब वो आपके फैक्ट्री में आएगा, तो रिसीट ऑफ मटेरियल इज अ पार्ट। नेक्स्ट इज ये मटेरियल आने के बाद वो प्रोडक्शन को दे देंगे, इस परचेज की अकाउंटिंग में एंट्री हो जाएगी और लास्ट में बेचारे वेंडर को पेमेंट आप कर दोगे। सो बेसिकली 9 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन योर मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो एग्जामिनेशन से इस 9 स्टेप्स को याद कर लेना, इतने सारे आपके स्टेप्स है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है आपको क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बड़ा जरूरी है, बिकॉज अगर आप क्वालिटी के प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मेंटेन करते हो तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चला तो जाएगा, बट उसका फीडबैक अगर खराब हो गया तो कस्टमर रिपीट नहीं आएगा। तो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल में कुछ पॉइंट्स है: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी प्लानिंग मतलब कौन से लेवल की क्वालिटी हमको मेंटेन करनी है। जैसे अगर मैं मिक्सर्स की बात करूं, जो मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कैनस्टार, बजाज है ना, उनकी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्वालिटी चेक कैसे करेंगे कि ये मिक्सर कितने स्पीड पे घूमता है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो वो जो माइलेज है, ये बाइक कितना माइलेज देगी, ये माइलेज आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चेक करोगे। तो क्या आपका स्टैंडर्ड है, व्हाट इज द प्लानिंग यू हैव डन, दैट इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग। उसके बाद एक्चुअल क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, कौन कौन सी मशीन्स इस्तेमाल होंगी, या जो वर्कर वहां पे काम करेंगे उनके सामने ईआरपी का सॉफ्टवेयर होगा और उस सॉफ्टवेयर में लिखा होगा कि तुमको क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करना है। तो वो खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्वालिटी अश्योरेंस, एक बार वो प्रोडक्ट क्वालिटी चेक से निकल गया तो फिर जो वर्कर है वो वहां पे एंट्री करेगा ईआरपी में कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी अश्योरेंस है, मतलब ये अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो उसका मॉड्यूल है उसमें से एक रिपोर्ट बाहर निकलती है कि जो भी प्रोडक्ट्स चेक हुए हैं उसमें से कितने प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के हैं, अप टू द मार्क है, और कितने प्रोडक्ट रिजेक्शन में गए हैं। तो अगर आपके रिजेक्शन रेट ज़्यादा है तो इससे मैनेजमेंट एक डिसीजन लेगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको बोलेंगे कि तुम अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, बिकॉज जो प्रोडक्शन करके बाहर आ रहा है वो क्वालिटी उसकी मेंटेन नहीं हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। हितेश अलवानी कुछ पूछ रहे हैं, सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को एचआर के साथ फाइनेंशियल मॉड्यूल से भी लिंक करना होगा क्या? यस, आपको हमेशा एचआर मॉड्यूल जो है वो फाइनेंस के साथ लिंक करना होगा, बिकॉज अगर आप देखो, सॉरी हितेश, आपका जो आंसर अभी जो क्वेश्चन है मैंने लेट उसको रीड किया। बेसिकली आपका जो एचआर का रिलेटेड काम है ना वो फाइनेंशियल मॉड्यूल के साथ होता ही है। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स विद अदर मॉड्यूल्स, ये पार्ट आने वाला है चैप्टर के बाद, आई मीन इस मॉड्यूल्स के बाद में, वह हम लोग देखने ही वाले कि आपके एचआर का मॉड्यूल फाइनेंस के मॉड्यूल के साथ काम करेगा। तो ये था आपका क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। द नेक्स्ट वन इज प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। ये प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल ना, इट इज ऑल हैज टू डील विथ एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये एसेट मेंटेनेंस के लिए अलग से मॉड्यूल क्यों दिया गया ईआरपी में? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात को ध्यान में रख लो, आप जो अभी तक अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें आपने देखोगे कि जो फिक्स्ड एसेट है वो हो सकती है 10, 15, 20, 25, 50 नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट, बट ऐसी भी कंपनीज दुनिया में मौजूद है कि जिनकी 10,000 से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स है। तो अब इतनी सारी फिक्स्ड एसेट को आप कैसे मेंटेन करोगे मैन्युअली? सॉफ्टवेयर के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। हर फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, उसकी यूजफुल लाइफ, उसका मेंटेनेंस कब करना है, उसका सेल कितने पे होगा, कौन सा उसको रूल एप्लीकेबल है, कौन सा एसेट कौन से ब्रांच से एक ब्रांच से उस पर ट्रांसफर करना है, तो एंट्री कब करनी है, ये सारा की सारा आप मैन्युअली मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इतने बड़े वॉल्यूम पे जो फिक्स एसेट कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेता है तो उस केस में उसको इस टाइप के प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल का नीड लगता है। तो बेसिकली प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल का जो नीड है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपको 3 पॉइंट में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट: टू अचीव मिनिमम ब्रेकडाउन एंड टू कीप द प्लांट इन गुड वर्किंग कंडीशन। बिकॉज अगर आप मेंटेनेंस टाइमली करते रहोगे, हितेश अलवानी का एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे,
सर गारंटी एंड वारंटी सीआरएम से रिलेटेड है या फिर क्वालिटी से रिलेटेड? गारंटी एंड वारंटी जो है बेटा, एक अच्छा डाउट है आपका। गारंटी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वालिटी कंट्रोल ओनली, बिकॉज अगर क्वालिटी कंट्रोल आपने चेक किया है तभी आप कस्टमर को बोलोगे ना कि हमारा प्रोडक्ट मिनिमम 1 साल तक खराब नहीं होगा। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ओनली, बट इसको आप कस्टमर के साथ हमेशा देते हो बिकॉज कस्टमर को आपको भरोसा देना है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, सो इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ओनली। सो मैं बात कर रहा था प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ये जो आपकी मशीन है इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कौन सी मशीन ओल्ड हो गई, कौन सी मशीन अभी न्यू है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब मशीनरी के रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल से। और लास्ट, ये जो आपकी मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, या जो कुछ भी आपकी एसेट्स है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमेशा आपके वर्क के लिए अवेलेबल चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी आया, नया प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, आप मशीन के पास गए और पता चला कि अरे इसका तो मेंटेनेंस ही बचा है, तो बिजनेस हाथ से निकल जाएगा, मेंटेनेंस में आपका खर्चा चला जाएगा। तो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के रहने से ये सारे फिक्स एसेट का मैनेजमेंट, उनका मेंटेनेंस, उनका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, उनका यूजफुल लाइफ, सारा की सारा सॉफ्टवेयर से आप करोगे तो आपको खुद का दिमाग मैन्युअली लगाने की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बेनिफिट है कि इसका आपका प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल का। सो बेसिकली ये डायग्राम है आप सबके सामने, उसमें ये 3 टर्म्स को आपको एक बार बस रीड करना। इक्विपमेंट मास्टर क्या होता है, इक्विपमेंट प्लांट मेंटेनेंस, उसका शेड्यूल एंड ऑल, एंड प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट। तो ये था आपका प्लांट मेंटेनेंस के रिलेटेड मॉड्यूल। संबित मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, राइट। सप्लाई चेन मॉड्यूल की बात करेंगे। सप्लाई चेन बहुत ही सिंपल है, रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर, कंज्यूमर। ऑलरेडी हमने एसएम की रिवीजन करी हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एसएम की बात आएगी तो उधर अलग पॉइंट्स है, और एज फार एज द ईआईएस इज कंसर्न यहाँ पे थोड़े से अलग पॉइंट है। तो आपको एक ही इसका आंसर देना है कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो कस्टमर पॉइंट लिखा हुआ है, ये कस्टमर नॉट नेसेसरी एंड कंज्यूमर है, ये कस्टमर किसी दूसरे को भी आगे चेन में बेच सकता है, एंड कंज्यूमर इज नथिंग बट द एंड कंज्यूमर, जो आगे इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, खुद ही उसको कंज्यूम कर लेगा। तो देखिए सप्लाई चेन में सारा पूरा साइकिल कवर हो रहा है, रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेके तो एंड कंज्यूमर तक जो भी एक्टिविटी है उसका सारा की सारा प्रोसेस, सारा की सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ रहा है? सप्लाई चेन मॉड्यूल्स में। तो ये था आपका सप्लाई चेन मॉड्यूल में। कंट्रोल मॉड्यूल पे अभी गया नहीं। अभी बात करेंगे प्रोजेक्ट एंड सिस्टम मॉड्यूल। तो बेसिकली ईआरपी के आने से ये फायदा ये है, ये एक अलग से मॉड्यूल है, प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या कहता है कि हर एक चीज, हर एक प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट है। जैसे लेट अस से आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मैं ये माउस को मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब मुझे सपोज एप्पल से ऑर्डर आता है कि हमको 30 लाख माउस मैन्युफैक्चर करके चाहिए 20 दिन में। तो बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑर्डर है ये मेरे नॉर्मल प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही है, बट क्योंकि ये एप्पल से आया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस ईआरपी के सिस्टम में इस स्पेशल ऑर्डर का एक अलग से प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उसको हाई प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो बेसिकली क्या होगा, सारे ही एम्प्लॉयज, पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि ये जो एप्पल से आया हुआ ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोजेक्ट पे सारे जन मिलकर काम करेंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मेंटेनेंस या प्रोजेक्ट सिस्टम्स मॉड्यूल का मतलब क्या है कि ये जो मॉड्यूल है इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने स्पेसिफिक वर्क को एक प्रोजेक्ट का स्वरूप दे सकते हो। जब कोई चीज प्रोजेक्ट हो जाती है तो उस प्रोजेक्ट में इनपुट आप लोगों का लेके कलेक्टिवली कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो। तो ये चीज सिस्टम में पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सिस्टम्स मॉड्यूल। बात करेंगे सीआरएम की। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है ये आपको बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आंसर है व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। सीआरएम करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट है इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू। कस्टमर के साथ आपके रिलेशन बनते हैं बिकॉज पहले आपको कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना होता है और फिर उसी कस्टमर से आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये 2 बेनिफिट आपको मिलते हैं इस सीआरएम के मॉड्यूल से। नेक्स्ट 3 बेनिफिट्स, मैक्सिमम अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। मैक्सिमम क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग का मतलब है अगर कस्टमर आपका मेन प्रोडक्ट लेने आया है तो सीआरएम के थ्रू आप उसको क्या करोगे, दूसरा प्रोडक्ट भी दिखाओगे कि सर अगर आप इसके साथ ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये कॉम्बो में अच्छा गिरेगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। ये अच्छी तरीके से होता है, अगर क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग बहुत अच्छी तरीके से आप करते हो तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो होता है।
तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ और बेनिफिट ऑफ CRM। नेक्स्ट, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना, ये टॉप मैनेजमेंट का पॉलिसी का डिसीजन होता है। इस पॉलिसी मतलब कैसे आपको कस्टमर के साथ बिहेव करना है, ये टॉप मैनेजमेंट को तो पता ही है, बट अगर वो CRM के मॉड्यूल में डाल देंगे तो बेसिकली जो भी सेल्स के बंदे हैं, जो भी कॉल सेंटर के बंदे हैं, जो भी कस्टमर केयर के बंदे हैं, उनको पता चलेगा कि टॉप मैनेजमेंट के मन में क्या है, तो वो उसी हिसाब से कस्टमर से बात करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली विन विन सिचुएशन हो जाएगा, प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, जब CRM के मॉडल से आप मार्केटिंग करोगे तो जितना मार्केटिंग पे खर्चा करोगे उतना इनकम भी आपको जनरेट होगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ किसका, CRM। पहले 3 कौन से, इंप्रूव कस्टमर रिलेशन, उसी इंप्रूव रिलेशन से रेवेन्यू बढ़ेगा, इंक्रीज इन क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, और लास्ट में क्या दिख रहा है, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। समबडी सेइंग हेलो सर, हेलो शिवांगी, हेलो। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये था CRM का मॉड्यूल। अभी चलते हैं लास्ट मॉड्यूल पे, दैट इज योर कंट्रोल मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल में काफी अमेंडमेंट आई है इस बार, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, तो इसको फटाफट से करेंगे, समझेंगे। आप क्या करो, ऐसे चार्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। कंट्रोलिंग मॉड्यूल, तो कंट्रोलिंग मॉड्यूल बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंट्रोलिंग मॉड्यूल इज नथिंग बट अ कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब आपके इतने बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग से मॉड्यूल है आपके पास ERP में। ये सबसे बढ़िया बात है, बिकॉज जब तक मॉड्यूल में कंट्रोल मॉड्यूल नहीं होगा ना, बिजनेस स्मूथली नहीं चलेगा। आप अगर ERP सॉफ्टवेयर को परचेस कर रहे हो, इसका ही ये मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है। ERP कोई सस्ता सा सॉफ्टवेयर नहीं है। मिनिमम एक ERP की कॉस्ट होती है 5 करोड़ के ऊपर। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 करोड़ खर्चा कर रहा है सॉफ्टवेयर पे, तो सोचो उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना बड़ा होगा। और जहां पे आपका इतना बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बहुत रखना पड़ेगा। तो एक अलग से मॉड्यूल आपको दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, कंट्रोलिंग मॉड्यूल। तो जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल है उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कॉस्ट के रिलेटेड और एक है आपके रेवेन्यू के रिलेटेड। कॉस्ट के रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें आएगा कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोल, इसी में नीचे है इंटरनल ऑर्डर, और लास्ट में है एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये हो गए आपके कॉस्ट के रिलेटेड इतने सारे पार्ट्स। क्या क्या, कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोल, इंटरनल ऑर्डर्स एंड एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। अगर प्रॉफिट की बात करें, मतलब रेवेन्यू की बात करें, तो प्रॉफिट का एनालिसिस और उसके बाद प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। तो बेसिकली कंट्रोल मॉड्यूल में आपके इतने पार्ट है। कौन कौन से, आई गेस प्रॉपर से लाइव स्ट्रीम हो रहा है एंड इट इज हैपनिंग इन अ गुड वे। कॉस्ट के रिलेटेड कौन कौन से, कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, आगे बताइए मेरे साथ, आप रिपीट कर सकते हो। कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोल, इंटरनल ऑर्डर, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, एंड इन केस ऑफ रेवेन्यू 2 है आपके पास, प्रॉफिट का एनालिसिस एंड प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। तो बेसिकली ये जो टूल्स है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में काम करेंगे। तो ये टूल्स मौजूद है एज अ सेपरेट मॉड्यूल इन योर ERP। एग्जामिनेशन से के हिसाब से ये आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है ICAI की तरफ से आपके सिलेबस में, तो एग्जामिनेशन के लिए ये आंसर आ सकता है। तो आप इसको फटाफट से क्या करो, स्टार मार्क कर लो यहाँ पे। देखिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों पे कंट्रोल चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड पे कंट्रोल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपके एक्सपेंडिचर साइड पे भी कंट्रोल कौन करके दे रहा है आपको, ERP। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई होप द आंसर इज राइट। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपके चार्ट्स पे आएंगे एक बार। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 में हमने अब तक खत्म किया है। व्हाट इज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम पे हमने खत्म किया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा। उसके बाद हमने ERP को स्टार्ट किया। हमने ERP में देखा कि ERP क्या होता है,
ईआरपी के फीचर्स क्या है, ईआरपी के बेनिफिट क्या है, और ईआरपी के मॉड्यूल्स, सारे ही मॉड्यूल्स को हमने जो है अच्छी तरीके से कवर किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि आज का जो सेशन है उसको यहीं स्टॉप करेंगे। कल के सेशन में हम लोग इसके आगे के रिवीजन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। द रीजन बीइंग क्या होता है कि जब लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि आपका रिवीजन का ट्रैक जो है वो छूट सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली ये पार्ट ए है चैप्टर 2 का। पार्ट बी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड दैट इज इनफ फॉर एज ऑफ टुडे।